हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए, क्या हाल चाल है भाई? नदी को तो आपने खींच कर महासागर में गिरा ही दिया। अब जलवायु को कहाँ ले जाएंगे सर? बारिश करवाएंगे, सारे काम करेंगे। डट जाओ 2 मिनट, तुम 2 मिनट डट जाओ, 2 मिनट डट जाओ, 2 मिनट डट जाओ। भाई पीडीएफ लगा रही, इनको पीडीएफ से ही पढ़ाएंगे अब सारा। जलवायु पढ़ा देते हैं तुम्हें ना। अभी मैं तुम्हारी क्लास के बाद में, मतलब मैं 2 बजे फ्री होकर के वहाँ जाऊँगा ऑपरेटर के पास में, है ना। और ऑपरेटर के पास जा कर के और मैं वो करवा दूंगा, क्या कहते हैं, ऑपरेटर के पास जा कर के वो करवा दूंगा, तुम्हारी पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा जलवायु के नोट्स A4 साइज के, ठीक है ना। A4 साइज के नोट्स अपलोड करवा दूंगा, ओके। A4 साइज के नोट्स अपलोड करवा दूंगा, ठीक है भाई। तो ये मैं करवा दूंगा आज पक्का। एक तो नदियों के एक पार्ट बचा हुआ है, सेकंड पार्ट ऑफ रिवर्स एंड क्लाइमेट, ठीक है ना। हाँ, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल बाँख का। तो भाई सबका यही हाल है, मेरा खुद भी यही हाल है ना। तुम तो फिर भी 4-5 घंटे 6 घंटे पढ़ते हो, मैं तो 8-10 घंटा क्लास होती है, दिन भर लगे रहते हैं ना। चलो अब शुरू करें अपने। लगा भाई, लगा, मैंने भेज दिया वो। तो अब सुनो, आप आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये टॉपिक है भारत की जलवायु। भारत की जलवायु, देखो, भारत की जो जलवायु है ना, ये जलवायु कैसी है? क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तुम्हें पढ़ करके मजा आ जाएगा। कल परसों और परले दिन, कल और परसों, है ना। आज कल और परसों, 3 दिन में अपने को ये पूरा करना है। भारत की जलवायु के संदर्भ में आप कहेंगे, भारत की जो जलवायु है ना, वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। देखो, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी क्यों कहते हैं? क्योंकि संपूर्ण भारत जो है वो मानसून के प्रभाव में पूरे साल भर रहता है। लगा दे। हाँ हाँ, एक बार तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में, और एक बार उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में। तो पूरा भारत उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव में रहने के कारण साल भर, जिसमें एक बार तो हम जिसको बोलते हैं मानसून आया और एक बार मानसून चला गया, तो पूरे साल भर संपूर्ण भारत मानसूनी पवनों के प्रभाव में होने के कारण भारतीय जलवायु को हम मानसून जलवायु या मानसून क्लाइमेट के रूप में जानते हैं। तो भारत की जो जलवायु है वो कौन सी है? तो भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु आएगी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। तो भारत की जो जलवायु है ना, वो कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। सबसे पहला मामला हुआ, ठीक है ना। सबसे पहला हुआ उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। दूसरी बात पर चलते हैं, सेकंड। देखो, जलवायु होती क्या है, पहली बात हम डिफाइन करते हैं उसको। आप सुनिए ध्यान से, आप इस बात को समझिए कि किसी बड़े क्षेत्र, बफरिंग हो रहा है यार, देखो तुम इसको थोड़ा सा। क्या हुआ? अभी ठीक है क्या? अभी बताओ एक बार, अभी चल रहा है? मोहम्मद अहमद, इंस्टा चलाती हो क्या? बंद कर दे इसको, लाइव इसको ब्लॉक कर दे इस लड़के को। ब्लॉक, तुरंत ब्लॉक कर यार इसको। यहाँ पर रिश्ते करने आते हैं, यहाँ पर ये अपने अलग ही जुगाड़ में रहते हैं। इसको बंद कर दे, ब्लॉक मार दे इसको, ऊपर 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 ऊपर। कर दे ब्लॉक इसको। ठीक है, तो चलो ध्यान दो एक बार। आप सुनो, अब की बार अगर मैसेज आए तो इसको ऐसा ब्लॉक करना कि ओपन ना हो, ठीक है ना। हाँ, तो सुनो, आप एक बार ध्यान दो। किसी बड़े क्षेत्र की, कोई बड़ा क्षेत्र हो, जैसे मैं अगर कहूँ आपको कि किसी बड़े क्षेत्र की अगर बात करो, तो मान लो कि बड़ा कोई क्षेत्र है, और वो बड़ा क्षेत्र है कौन सा? मान लो पूरा बिहार है, मान लो पूरा पश्चिमी घाट है, मान लो पूरा राजस्थान है, मान लो पूरा पूर्वोत्तर है कि नहीं? कोई बड़ा क्षेत्र हो, तो किसी बड़े क्षेत्र की दीर्घ काल के लिए, है ना, लॉन्ग टर्म, तो बड़ा क्षेत्र होना चाहिए पहली बात तो कंडीशन में। बड़े क्षेत्र की दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म, मतलब कम से कम 31 से 50 वर्ष, कम से कम कितना हो?
31 से लेकर कितना हो 50 वर्ष, 31 से कितना हो 50 वर्ष, 31 से 50 वर्ष। तो किसी बड़े क्षेत्र की दीर्घकालिक, है ना, बड़ा क्षेत्र है, बड़ा सा पूरा एरिया लिया। अब ऐसा नहीं पटना ले लिया, दिल्ली ले लिया, जयपुर ले लिया, ना 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 ना, छोटा क्षेत्र नहीं। क्षेत्र हमेशा जलवायु का अध्ययन करते समय बड़ा होता है। और ये ध्यान रखना दूसरा होता है जो समय होता है वो दीर्घ का, लंबा समय, सुबह शाम दोपहर, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल नहीं, लंबा दीर्घ काल, मतलब 31 साल से कम शुरू होकर के 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, 70 साल, ऐसे। और दूसरा जो है वायुमंडल की दशाओं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का मतलब होता है कि भाई तापमान कितना है, वर्षा कितनी है, वर्षण की क्या स्थिति है टोटल, इसके अलावा पवनों की दिशा क्या है, पवनों की स्पीड क्या है, वायु का दाब क्या है। ये तमाम जितनी भी चीजें आपकी हैं, जितने भी वायुमंडलीय दशाएं हैं, अगर हम इस सब वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन करें तो 3 शब्द मैंने आपको समझाए। एक मैंने सबसे पहले आपको समझाने का प्रयास किया कि सब बड़ा क्षेत्र हो, तो बड़ा क्षेत्र हमने ले लिया। अब किसी बड़े क्षेत्र की लंबे समय तक, दीर्घ काल के लिए, मान लो 40 साल ले लिया या 50 साल ले लिया, किसी बड़े क्षेत्र में हमने लगातार 50 साल तक वहां की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, वायुमंडलीय दशाओं, जैसे तापमान उस बड़े क्षेत्र में 50 साल तक क्या रहा, वर्षण की स्थिति 50 साल तक क्या रही, आर्द्रता उस क्षेत्र में 50 साल तक क्या रही, बड़े क्षेत्र में वायु का दाब वहां पर कितना रहा, पवनों की दिशा कितनी रही, पवनों की स्पीड क्या रही, ये तमाम फैक्टर्स के ऊपर, ये तमाम कारकों के ऊपर, इन सभी के सभी चीजों के ऊपर अगर हम अध्ययन करें, अगर हम 50 साल तक अध्ययन करें और उसके बाद में जो हम औसत नहीं निकालें, औसत नहीं, एग्रीगेट निकालें, योगफल निकालें, तो वो जो योगफल होता है उसे ही हम जलवायु कहते हैं। और उस आधार पर भारत की जलवायु किस प्रकार की है, उष्णकटिबंधीय, मानसूनी या मानसूनी जलवायु। मेरी बात समझना एक बार दोबारा से। हमने कहा, आप कहोगे सर आपने कहा योगफल क्यों, एवरेज क्यों नहीं, एग्रीगेट क्यों, एवरेज क्यों नहीं, ये क्यों नहीं? तो एवरेज जब निकालते हैं तो एवरेज कहता है कि भारत में 125 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। क्या ऐसा जरूरी है क्या हर साल 125 ही हो, 124 भी ना हो, 126 भी ना हो? ऐसा नहीं होता है। दूसरा, वो कहेगा कि भारत में तापमान औसत रूप से 26 डिग्री तापमान मिलेगा। तो ऐसा होता है कि हर साल एग्जैक्टली 26 ही रहेगा, केवल हर दिन इतना तापमान फिक्स है, ऐसा नहीं होता है। बारिश होगी 120 से लेकर के 130। तो जो हम एक डेटा जब कहते हैं, एक आंकड़ा 105 सेंटीमीटर, तो ये तो एग्जैक्टली हो गया ना, ऐसा कभी नहीं होता है क्लाइमेट में इस तरीके से कभी। क्या पवनों की स्पीड हमेशा ही 35 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है? क्या एवरेज पूरे साल की औसत इससे कम या ज्यादा नहीं होती? नहीं, परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, चीजें ऊपर अप एंड डाउन होती है, टॉलरेबल होती है ना, कुछ ना कुछ एक मिनिमम होता है, कोई ना कोई एक मैक्सिमम होता है, कि उसके बीच में चीजें मिलती हैं। तो एक जो हम निकालते हैं, इस तरीके से हम पाते हैं कि हमेशा जलवायु की बात करते समय सदैव योगफल की बात की जाती है, ना कि औसत की बात की जाती है। तो आज के बाद आप जलवायु के बारे में कहेंगे कि किसी बड़े क्षेत्र की दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का योगफल, द एग्रीगेट ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस फॉर द लॉन्ग टर्म ऑफ एनी लार्ज रीजन। किसी बड़े क्षेत्र की दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का योगफल ही क्या कहते हैं? जलवायु। और भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है। वहीं पर एक शब्द हो जाता है मौसम, एक वर्ड हो जाता है मौसम। मौसम, वेदर आता है, वेदर। मौसम क्या होता है? सुनिए भाई, मौसम की बात करेगा तो जब बड़े क्षेत्र की बात करता है, तो बड़े क्षेत्र की जब बात करता है तो जलवायु आती है। वहीं जब वो छोटे क्षेत्र की बात करेगा, छोटे क्षेत्र की बात करेगा, जैसे किसी पटना की बात कर ली, दिल्ली की बात कर ली, किसी एक छोटे से एरिया की बात करे, या फिर कोई एक छोटा जिला ले लिया कि सब अरवल जिला है बिहार का, मान लो जहानाबाद ले लिया, मान लो किशनगंज ले लिया, तो कोई छोटा क्षेत्र जब लेगा तो किसी छोटे क्षेत्र की अल्पकालिक, थोड़े से समय के लिए, कुछ समय के लिए जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, अल्प समय की जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं को हम क्या बोलते हैं? अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं क्या बोलते हैं? उसको मौसम बोलते हैं। तो कोई छोटे क्षेत्र की, स्मॉल कोई छोटा क्षेत्र है ना, और अल्पकाल थोड़े से समय के लिए, जैसे बारिश हो रही है तो बरसात का मौसम है, जैसे गर्मी बढ़ रही है गर्मी का मौसम है, जैसे आपकी मान लो शाम हुई तो थोड़ा शीतल मौसम हो गया तो ठंडा हो गया, या मान लो कि 4 बजे सुबह उठे तो बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है तो ठंड का मौसम है।
तो ये है कि किसी छोटे क्षेत्र की अल्पकाल के लिए जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगी, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मौसम कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं, ठीक है ना। तो लंबे समय की दीर्घकालिक या दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का योगफल किसी बड़े क्षेत्र में, उसको हम जलवायु कहते हैं। छोटे क्षेत्र में वायुमंडल की दशाओं का योगफल नहीं होता है, वायुमंडल की केवल दशा का। वायुमंडल की अभी फिलहाल देखा तो बाहर खिड़की से जाकर देखा तो वायुमंडल की दशा ये है कि बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ठंडा लग रहा है, या बारिश आ रही है, वर्षा का मौसम है, बारिश का मौसम है, कहते हैं ना बारिश का मौसम। जलवायु जल्दी नहीं बदलती है, जलवायु लॉन्ग टर्म रहती है, लंबे समय तक वही रहेगी। जबकि मौसम होता है ना, मौसम, मौसम जो है वो बार बार बदलता है, मौसम बदलता है बार बार। यार अभी तो मौसम ठीक था, एकदम से बारिश का मौसम हो गया। या दोपहर में तो मौसम बहुत गर्मी है, मौसम दोपहर का मौसम तो गर्म रहता है, लेकिन सुबह शाम ठंडा रहता है। इसलिए आप देखो कभी भी जब गाने बने तो उसमें हमेशा उपयोग हुआ मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह। कभी आया मेरे यार बदल ना जाना जलवायु की तरह तो इसलिए मौसम बार बार बदलता है, जलवायु बार बार नहीं बदलती, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के आपका आएगा, ये तो आ गई आपकी बात इसकी, ठीक है ना। तो ये है आपकी बात सबसे पहली। अब जलवायु का जो अध्ययन होता है, स्टडी होती है, उसको कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। देखो ये समझाने का टॉपिक है तो ये समझाया जाएगा, है कि नहीं। जलवायु का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं, जलवायु का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान कहते हैं। भारत में जलवायु का अध्ययन करने का काम करता है कौन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जलवायु का अध्ययन करता है। भाई साहब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग करता है जलवायु का अध्ययन, स्टडी ऑफ क्लाइमेट। भारत में जलवायु का अध्ययन कौन करता है, तो ये करता है कौन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग करता है, ठीक है ना। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है वो करता है आपका जलवायु का अध्ययन। आज कितनी तारीख है, 10 दिसंबर तक तुम्हारा, तुम सिलेबस पूछ रहे हो ना, तो अप्रोक्सीमेटली 10 दिसंबर तक हम कर लेंगे कितना, तो 10 दिसंबर तक हम कर लेंगे मेरे भाई, 10 दिसंबर तक हम कर लेंगे कितना, जलवायु हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगी, ठीक है ना, और वन हो जाएगा, मिट्टी जलवायु वन, ये हो जाएंगे। और अप्रोक्सीमेटली 15 जैन तक, 15 जनवरी तक आपका लगभग इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 15 जनवरी तक इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर दूंगा इन एनी हाउ कंडीशन। आज 2 दिसंबर है, ठीक है ना। अब सुनो आप, जलवायु का अध्ययन क्या कहलाता है, जलवायु विज्ञान कहलाता है। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग क्या करता है, इसका अध्ययन करता है। देखिए कोलकाता में 1864 में एक साइक्लोन आया, और कोलकाता का जब वो चक्रवात आया तो कोलकाता के उस चक्रवात के बाद में ब्रिटिश सरकार जो यहाँ पर भारत में थी, बंगाल के अंदर, इसने सोचा कि एक बार तो चक्रवात आया, फिर इसके बाद में सूखा पड़ा बंगाल में, तो लगातार जो सूखा पड़ा और चक्रवात आया, तो देखते हैं कि यार मौसम बार बार बदलता है, कभी सूखा, कभी चक्रवात, कभी बारिश, कभी कम, कभी ज्यादा। तो ये सब क्या हो रहा है, ये इस चीज को देखते हुए 15 जनवरी 1875 को, ऑन 15 जनवरी 1875, 15 जनवरी 1875 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कर दी गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग देखो 1899 में स्थापित कर रहे हैं सौर वेधशाला कोडाईकनाल के अंदर, और 15 जनवरी 1875 को कोलकाता के अंदर स्थापित हुआ आपका भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्थापित किया गया कोलकाता। बाद में इसका मुख्यालय बदल दिया गया, कोलकाता से इसका मुख्यालय उठाया शिमला चले गए, फिर शिमला में इसका मुख्यालय रहा, फिर शिमला से बदल दिया, बोले नहीं नहीं पुणे ले चलते हैं, पुणे लेके आ गए, पुणे जिसको बोलते हैं अपन, तो पुणे लेकर आ गए, तो पुणे के अंदर हो गया फिर इसका, और फिर जो पुणे से भी चेंज करके, और आज फिलहाल इसका मुख्यालय नई दिल्ली। सो हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन दिल्ली, ठीक है ना। तो न्यू दिल्ली जो आपकी आएगी, नई दिल्ली, इसके अंदर आपका आएगा, अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी इसके फिर वेधशालाएं हैं, लैब्स हैं इसके, है ना, तो जहाँ अलग अलग है, कोलकाता हो या भले ही आपका शिमला हो या पुणे हो, तो अभी इसका मुख्यालय दिल्ली में। पहले जो सबसे पहले इसके वो बने प्रथम महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल, डीजी, तो पहले महानिदेशक बनाए गए सर जॉन एलियट, पहले बने सर जॉन एलियट,
अभी वर्तमान में मृत्युंजय महापात्रा वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं, या जिसको हम बोलते हैं क्या, जिनको डायरेक्टर जनरल कहते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि जलवायु का अध्ययन, भारतीय मौसम जलवायु का अध्ययन क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है इसकी स्थापना 1875 15 जनवरी को हुई। पहला मुख्यालय कोलकाता था, फिर उसके बाद कोलकाता से ही चला गया कहाँ पर, शिमला, शिमला से पुणे, पुणे से अभी कहाँ पर है, वर्तमान में दिल्ली है। और अभी हाल ही में 15 जनवरी 15 जनवरी 2025 को इसकी स्थापना के 150 वर्ष भी पूरे हुए हैं। और इसके मृत्युंजय महापात्रा अभी फिलहाल महानिदेशक हैं। सर जॉन एलियट इसके प्रथम क्या थे, डायरेक्टर जनरल थे। ये सबसे अगली बात होगी। अब भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, एक बड़ा शानदार डायग्राम मेरे पीछे आप फ्लो चार्ट देख रहे हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी जलवायु का आधार है इस फ्लो चार्ट के अंदर। अगर ये सारे फैक्टर्स अगर अपने ठीक से समझ में आ गए तो जलवायु हो गई कंप्लीट। अब इन जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों पर जो है हम एक एक करके बात करेंगे। सर मैं नया ज्वाइन किया हूँ, क्लास नोट्स मुझे मिल जाएगा सर प्लीज? हाँ मिल जाएगा ना, बिल्कुल मिल जाएगा, है ना। कंप्लीट पीडीएफ दीजिए सर। 169 पेज की पीडीएफ है, मैं डलवा देता हूँ। 169 पेज की पीडीएफ है, मैं दे देता हूँ, उसको प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है ना, अगर तुम्हें वैसे नोट्स चाहिए तो, ठीक है ना। तो सुनो बच्चा, एक बार ध्यान दो। हाँ ये नहीं, क्लाइमेट का पूरा पीडीएफ, एक पीडीएफ मैं आपको दूंगा, आज दूंगा वो, ठीक है ना। उसके लिए आपको परेशान होने की, कॉल करने की, कहने की, सुनने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मैं जा रही हूँ बिहार छोड़कर, देखो आप बिहार छोड़कर जाएं या आप भारत छोड़कर जाएं, इसमें मैं क्या करूँ बताओ, आप खुद सोच के बताओ एक बार। मैं तो फिर भी क्लाइमेट ही पढ़ाऊंगा, है ना, तो मैं क्या बताऊँ बताओ इस बारे में, है भाई, क्या बताऊँ बताओ। सो प्लीज आप जो पढ़ाई करो ना यार, क्यों फालतू की इधर उधर की बातें कर रहे हो। तो भारतीय जलवायु को या भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इन प्रभावित करने वाले कारकों में एक पहला कारक है जिसको अपन बोलते हैं अक्षांशीय अवस्थिति, लैटिट्यूडनल लोकेशन। तो एक एक करके इन कारकों के ऊपर मैं बात करता जाता हूं, इनके बारे में बताता जाता हूं। पहला कारक, फर्स्ट फैक्टर आपने कहा जो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, वो अक्षांशीय अवस्थिति। भाई साहब एक बात बताओ आप मुझे, आप बड़े समझदार बच्चे हो, आपको मैंने भारत का सामान्य परिचय पढ़ाया था, और समझदार बच्चों मुझे ये बताओ कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा मैंने बताई थी, और एक मैंने डायग्राम बना के बताया था पूरा धरती का, जिसमें भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, अंटार्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त 90 डिग्री उत्तर, नीचे बताया था विषुवत रेखा, उसके भूमध्य रेखा, उसके नीचे आपकी मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त, और नीचे आपका दक्षिणी ध्रुव बताया था। और मैंने कहा था कि कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, और कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण और कर्क रेखा के नीचे कौन सा है, उष्ण कटिबंध आपका विस्तृत है, स्थित है। तो एक बार ध्यान दो आप इसमें कि ये भारत है, और भारत के बीचों बीच यहाँ पर जो रेखा है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस कर्क रेखा के नीचे का जो है ये आपका उष्ण कटिबंध आता है, जिसको हम ट्रॉपिकल कहते हैं। ये ऊपर का जो है इसको हम शीतोष्ण कहते हैं, इसको हम टेम्परेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेट। इसका बोलते हैं टेम्परेट बोलते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र टेम्परेट ट्रॉपिकल है, और एक इसमें टेम्परेट। ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध का मतलब हो गया वह क्षेत्र है जहां केवल एक प्रकार की जलवायु मिलती है, और जो जलवायु मिलती है कर्क रेखा के नीचे की तरफ, ये जो जलवायु मिलती है यहाँ पर, ये एक ही प्रकार की जलवायु उष्ण कटिबंध। यहाँ पर सर्दियां नहीं होती, यहाँ पर सर्दी नहीं होती, यहाँ सर्दी नहीं होगी, केवल एक ही प्रकार की जलवायु मिलती है उष्ण कटिबंध। लेकिन आप उत्तर भारत में जब आप जाओगे, हिमालय है या उत्तर का विशाल मैदान है या ये वाला जो इलाका है आपका, यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको दो प्रकार की जलवायु मिलेगी। यहाँ पर आपको शीत भी मिलेगा और यहाँ पर उष्ण भी मिलेगा, मतलब ठंडी भी मिलेगी और गर्मी भी मिलेगी। भाई एक बात बताइए, दो दो प्रकार की जलवायु क्यों मिल रही है? क्योंकि भारत की अक्षांशीय अवस्थिति इस जगह पर है, भारत की अक्षांशीय अवस्थिति इस जगह पे है। इस प्रकार की अक्षांशीय अवस्थिति है लैटिट्यूडनल लोकेशन कि जहां शीतोष्ण और उष्ण दोनों प्रकार की जलवायु का विकास हुआ है, दोनों प्रकार की जलवायु का विकास हुआ है। तो अक्षांशीय अवस्थिति एक कारक है जो कहीं ना कहीं जलवायु को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से भारत में दो प्रकार की जलवायु का विकास हुआ है, जिसमें नीचे की तरफ उष्ण और ऊपर की तरफ कौन सा है? शीतोष्ण है। बताओ ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं सबको? ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं सबको? ये बताओ। दूसरी बात पर चलते हैं। उत्तर में आप देखोगे तो यहां पर विस्तार मिलता है हिमालय का, यहां पर हिमालय का विस्तार मिलता है।
यहाँ पर हिमालय का विस्तार मिलता है, और यहाँ पर हिमालय है, और ऊपर से एक विंड आती है जिसको बोलते हैं साइबेरियन शीत पवनें आती है। साइबेरियन शीत पवनें आती है, यहाँ पर साइबेरियन कोल्ड विंड आती है, साइबेरिया शीत पवनें आती हैं। भाई सुनो, इन साइबेरियन शीत पवनों को भारत में प्रवेश करने से कौन रोकता है? तो भारत में प्रवेश करने से रोकता है आपका हिमालय। तो बताओ कि क्या हिमालय की वजह से साइबेरियन शीत पवनें भारत में एंटर करने से, अगर इन पवनों को रोक लेती हैं, तो बताओ भारत की जलवायु प्रभावित होगी कि नहीं होगी? अगर हिमालय नहीं होता, अगर यहां पर हिमालय हमारा, अगर मान लो यहां पर हिमालय नहीं होता, तो भाई साहब आप एक चीज समझाओ आप मुझे, अगर यहां पर हिमालय नहीं रहा होता तो बताओ क्या जलवायु प्रभावित होती कि नहीं होती? भारत की जलवायु प्रभावित होती। हिमालय है तो अलग तरीके से प्रभावित है। तो ये इसका मतलब हिमालय भी एक ऐसा कारक है जो कहीं ना कहीं भारत की जलवायु को प्रभावित करने का कार्य करता है। दूसरी बात आप देखोगे कि नीचे से दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, नीचे से आता है आपका साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है। इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून को रोकने में जो सहायक है, इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून को रोकने का कार्य कौन करता है? तो इसको आगे चीन की तरफ जाने से रोकने का काम कौन करता है? हिमालय। तो कहीं ना कहीं भारत की जलवायु जो मानसूनी है, उस मानसूनी जलवायु के विकास और साइबेरियाई शीत पवनों के भारत में प्रवेश को रोकने का कार्य हिमालय करता है। इसका मतलब सेकंड फैक्टर आपका हिमालय है, जिसकी वजह से भारत की जलवायु क्या होती है? प्रभावित होती है। तो एक हो गया अक्षांशीय अवस्थिति, और दूसरा हो गया आपकी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में जिसको बोलते हैं हिमालय की अवस्थिति। लोकेशन ऑफ हिमालय, लोकेशन ऑफ हिमालय एक होता है आपका उत्तुंगता या एल्टीट्यूड, और उत्तुंगता को कहते हैं मेरे भाई समुद्र तल से ऊंचाई। उत्तुंगता को कहते हैं समुद्र तल से ऊंचाई, उत्तुंगता को बोलते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। उत्तुंगता या समुद्र तल से ऊंचाई, उत्तुंगता या सागर तल से ऊंचाई। इसकी अगर बात करें, थैंक यू भाई, तो इसकी अगर बात करें उत्तुंगता या समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें, तो आप एक बात को समझ लो, इस बात को समझ लो और मान लो इस बात को कि आप जैसे जैसे धरातल से और ऊपर की तरफ चलते हैं, जैसे जैसे आप धरातल से ऊपर की तरफ चलते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, तो तापमान जो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटता है, प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस घटता है प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर। 165 मीटर ऊपर गए, तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट गया, तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट गया। तो आप जैसे जैसे आप जाओगे, 1 किलोमीटर ऊपर गए, तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस घट गया। 2 किलोमीटर गए, लगभग 14-15 डिग्री के आसपास घट गया। तो आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे तापमान घटता जाएगा। एक स्थान है आगरा, और आगरा जो है ना वो मैदान में अवस्थित है। 200 मीटर उसकी औसत, 200 मीटर, 200 मीटर औसत ऊंचाई पर कौन पड़ता है? आगरा पड़ता है। और वहीं पर 2,500-3 हजार मीटर की ऊंचाई पर पड़ता है दार्जिलिंग। दोनों की अवस्थिति, अक्षांश अवस्थिति समान ही है भाई। इसी अक्षांश पर आगरा है, इसी अक्षांश पर कौन बसा हुआ है? इसी अक्षांश पर आगरा है, इसी अक्षांश पर कौन है? तो ये मान लो, ऐसे मान लो आप, ये हिमालय मान लो, इसको हिमालय मान लो, ये आगरा मान लो, इधर मैदान मान, ये मैदान है, ये हिमालय। तो ये जो आपका आगरा है वो मैदान में नीचे है, जबकि दार्जिलिंग अक्षांश तो वही है, लेकिन दार्जिलिंग ऊपर, हिमालय के ऊपर है। तो आप इस बात को समझो कि ऊपर जाओगे तो तापमान क्या होगा? तो इस मैदान से ऊपर जाओगे तापमान घटेगा। शीतकाल के दौरान आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होता है, और दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। 12 डिग्री सेल्सियस का लगभग अंतर होता है इसमें, 12, 13, 14 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि इसकी अवस्थिति, लोकेशन, भले ही दोनों एक समान अक्षांश पर हैं, लेकिन ऊपर हिमालय पर उत्तुंगता अधिक होने की वजह से, समुद्र तल से ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से आगरा का तापमान कितना है? आगरा का तापमान 4 डिग्री मिलेगा, 16 डिग्री मिलेगा। और दूसरा जो है आपका दार्जिलिंग का जो है वो तापमान क्या मिलेगा? कुछ कम मिलेगा। तो उत्तुंगता का फर्क पड़ता है। तो ये ध्यान रखना कि एक समान अक्षांश पर होने के बावजूद भी दो स्थानों का तापमान भिन्न हो सकता है, यदि उनकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या हो? अलग हो। दो स्थानों का तापमान अलग हो सकता है ना, और तापमान अलग हो सकता है, लेकिन औसत ऊंचाई के आधार पर फिर वो होगा। ठीक है ना? तो देखो आप, आगरा और दार्जिलिंग दोनों समान अक्षांश पर स्थित हैं, उसके बावजूद भी शीतकाल के दौरान आगरा का तापमान 16 और दार्जिलिंग का कितना होता है? 4 डिग्री होता है। तो एक फैक्टर हुआ जिसको बोलते हैं उत्तुंगता, जो कहीं ना कहीं जलवायु को प्रभावित करता है, कहीं ना कहीं जलवायु को प्रभावित करता है। एक उत्तुंगता एक ऐसा फैक्टर है। आगे आओ, समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी।
समुद्र से दूरी। सुनो एक बार, समुद्र से दूरी। मैं आपको एक बहुत बहुत प्यारी चीज मैं आपको समझाता हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करो, और आप अगर उस बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ने में कामयाब हुए ना तो मजा आ जाएगा भाई। पता नहीं तुम समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप समझ जाओगे, है ना। और खैर मैं हूं तो फिर समझोगे ही, है ना। कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई ऑप्शन है ही नहीं समझने के अलावा। देखो ये सागर है, ये स्थल है, स्थल है, स्थल है ये, ठीक है ना। ये सागर है, सी है, सी है, सागर है, सागर है। बच्चे एक बात को समझो तुम, थोड़ा सा मेरी बात पर ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। तापमान के स्थानांतरण की तीन विधियां होती है, चालन, संवहन, और एक आपका होता है विकिरण। एक होता है चालन, चालन होता है, एक होता है संवहन, और एक होता है विकिरण। देखो सूर्य से, सन है, सन है, सूर्य से विकिरणें आई, ये क्या है, रेडिएशन, विकिरण है, विकिरण है ना, विकिरण, विकिरण ये विकिरण है, ठीक है ना, विकिरण है। आपको अगर जहां समझ में नहीं आए वहीं बोल देना। अब ये सूर्य का प्रकाश आया, पानी के ऊपर गिरा, पानी के ऊपर के पार्टिकल्स, जल के पार्टिकल्स क्या हुए, गर्म हुए। ये गर्म होंगे तो ये ट्रांसफर होंगे नीचे की तरफ, ये गर्म होकर नीचे चले जाएंगे, नीचे जाएंगे, और नीचे के जो ठंडे हैं ना, नीचे के जो ठंडे, वो क्या होंगे, ऊपर आएंगे। तो ये जो सर्किल है ना, ये साइकिल चलता रहता है, ऊपर के पार्टिकल्स का नीचे, नीचे का ऊपर, ये साइकिल चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। ये जो कि साइकिल चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं संवहन, बोलते हैं संवहन, बोलते हैं इसको, बोलते हैं संवहन, ठीक है। बात समझ में, संवहन होगा। और यहां धरातल के ऊपर, ऊपर का पार्टिकल गर्म होगा, हीट ये एब्जॉर्ब करेगा, ये अपनी हीट अगले को, अगला अपनी हीट अगले को, अगला अपनी हीट अगले को देगा। ऊपर से गर्म होगा, एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, हीट को ट्रांसफर करेंगे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। ये जो है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं चालन, चालन बोलते हैं। ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, विकिरण, संवहन, और एक कौन सा है, चालन। ये बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब आप एक दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। स्थल ना, स्थल, स्थल की विशेषता होगी, क्योंकि ठोस है, तो स्थल जो होगा, स्थल ये ऊपर से गर्म होगा भाई साहब, ऊपर से गर्म होगा, अपनी हीट को नीचे ट्रांसफर करेगा, तो ऊपर तो बहुत तेज गर्म हो जाएगा भाई साहब, ऊपर तो बहुत तेज गर्म हो जाएगा, बहुत तेज गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर बहुत तेज, मतलब सुबह सूरज 6 बजे, 6 बजे सूरज आया भाई, सुनो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक तो स्थल पूरा गर्मा गर्म हो गया, 9 बजे तक तो पूरा स्थल गर्म हो गया, पूरा स्थल गर्म हो गया, 9 बजे तक तो पूरा स्थल गर्म हो गया। ये पानी, ये जल, ये ब्लू है जो पानी, पानी, ये पानी गर्म होने में पूरा दिन लगा देगा। क्यों लगा देगा गर्म होने में, क्योंकि ये गर्म होने में इसलिए पूरा दिन लगाएगा, क्योंकि पहले नीचे का गर्म होगा, पहले ऊपर का गर्म होगा, ऊपर का नीचे जाएगा, नीचे का ऊपर, तो ये ना गहराई तक 150-200 मीटर तक गर्म होगा, इसलिए गर्म होने में पूरा दिन लगाएगा, पूरा दिन लगेगा इसको गर्म होने में, शाम हो जाएगी पूरी गर्म होते 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 होते, लेकिन ये तेजी से गर्म होगा 9-10 बजते। अब देखो जब ये तेजी से गर्म हो जाएगा 9-10 बजे के आसपास, तो तेजी से गर्म होगा, तो ये दिन के समय तेजी से गर्म, दिन के समय तेज गर्म, दिन के समय तेज गर्म होगा, दिन के समय तेज गर्म होगा ये, ठीक है ना, तेज गर्म होगा। और जब तेजी से गर्म होगा तो यहां पर स्थित जो वायु है, जो वायु प्रकोष्ठ भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, वायु प्रकोष्ठ भी गर्म होगा, या वायु गर्म होगी, आप मोटा मोटा याद रखो, वायु गर्म होगी, वायु गर्म होगी, तो वायु गर्म होगी तो अपना तापीय प्रसार करेगी, थर्मल एक्सपेंशन करेगी, तापीय प्रसार, जिसमें वायु का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। एक बात को समझो, गैसों की विशेषता होती है कि गैसें जब गर्म होती हैं तो अपना तापीय प्रसार करती हैं, गैसों की विशेषता होती है गैस गर्म होकर तापीय प्रसार करती है, गैस गर्म होकर के तापीय प्रसार करती है। ओके, सही बात है ना। एलपीजी में क्या करते हैं, -243 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, ताकि उसका आयतन 1% के आसपास आ जाए,
सिकुड़ते हैं ना, गर्म करेंगे तो क्या होगी, फैलेगी। फैलेगी मतलब आयतन बढ़ेगा, आयतन में प्रसार होगा। तो जब ये स्थल बहुत तेज गर्म होगा तो यहां पर जो वायु है ये भी गर्म होगी। भाई जब ये वायु गर्म होगी तो ये वायु गर्म होकर के और क्या होगी, ऊपर उठेगी। वायु गर्म होकर के ऊपर उठेगी। अब देखो ये वायु जब गर्म होगी और ये वायु ऊपर उठेगी तो यहां पर लो एयर प्रेशर बन जाएगा, लो एयर प्रेशर बनेगा। जबकि इसके कंपैरिजन में यहां पर कैसा प्रेशर होगा, हाई एयर प्रेशर होगा। भाई तो बहुत तेज गर्म होगा, ये तो गर्म होना शुरू हुआ है, अभी तो धीरे धीरे गर्म होगा। और यहां हाई प्रेशर और विंड सर्कुलेशन होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा। ऐसे हाई प्रेशर से किस तरफ आएगी, लो प्रेशर। और ये ऐसे वायु उठेगी और ये इस प्रकार से एक सिस्टम बनेगा। पवनें चलकर आएंगी सागर से स्थल की ओर, पवनें चलकर आएंगी सागर से स्थल की ओर, और इसी को हम सागर समीर के रूप में भी जानते हैं। तो ये है ना बच्चा, ये देखो आप एक बार, इस प्रकार से पवनें चलकर आई और सागर की तरफ से आती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सागर समीर बोलते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया। समीर का मतलब होता है शीतल मंद पवने, समीर का मतलब होता है शीतल मंद पवने। दो शीतल शीतल होती है, ठंडी नहीं, शीतल, शीतल का मतलब तापमान थोड़ा कम होता है ना। परिधि नहीं आया। सर आज चाय नहीं पिए, चाय पी लिए पहले ही, आ गए सबको। भाई वाह, बहुत अच्छी बात है। देखो सबको समझ में आ गया, तो एक बच्चा रह गया समझ में, हाई प्रेशर कैसे, हाई प्रेशर कैसे, सागर में हाई प्रेशर कैसे। देखो एक बात बताओ, एक व्यक्ति चोरी करता है, मर्डर करता है, डकैती डालता है, और जितने शराब पीता है, जुआ खेलता है, ठीक है, ये उसके 6 गुण हैं। चोरी, मर्डर, डकैती, शराब, जुआ, मान लो 5 गुण है। एक व्यक्ति है बस केवल शराब पीता है, ना मर्डर करता है, ना डकैती डालता है, ना जुआ खेलता है, कुछ नहीं करता है, केवल शराब पीता है। अब बताओ अच्छा व्यक्ति कौन है, बताओ अच्छा व्यक्ति कौन है, बोलो अब एक बार जल्दी से। अच्छा व्यक्ति कौन है बताओ, जो केवल शराब पीता है। अच्छा है ना, अच्छा तो वो भी नहीं है, वो भी तो नशा तो कर ही रहा है, लेकिन कंपेयर में दो व्यक्तियों को जब कंपेयर करेंगे, दो व्यक्तियों को कंपेयर करेंगे। अब हाई प्रेशर, आपको पता है कि एक पवन चलती है चिनूक, चिनूक है, चिनूक विंड है, चिनूक विंड। आप इस विंड के बारे में अचंबा करेंगे, गर्म पवन है, गर्म पवन है। कैसी पवन है, गर्म। अब समझो, आपने सुना होगा एंडी रोकीज पर्वत के सारे चलती है, गर्म पवन है भाई। सुनो, तापमान 3 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस होता है। आप कहोगे सर 3 डिग्री सेल्सियस की पवन गर्म कैसे हो सकती है, हद है यार। यार 3 डिग्री जिसका तापमान है पवन का, उसको सर आप गर्म कह रहे हो, शर्म नहीं आ रही सर, थोड़ा तो विचार करो, कुछ भी बावला बनाओगे क्या। लेकिन हाँ, 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान को गर्म कहते हैं, क्योंकि आसपास के एरिया का तापमान -10 डिग्री है, तो उसको देखोगे तो गर्म ही है, बर्फ पिघला दे रही है पवन। तो कंपेयर करने का मतलब होता है कि जब यहां पर स्थल बहुत तेज गर्म होगा, तो जो स्थल बहुत तेज गर्म होता है तो वायु भी गर्म होती है। वायु की विशेषता होती है कि वायु गर्म होकर फैलती है, वायु फैलेगी तो जो दाब लगता है वो दाब क्या हो गया भाई, जब वायु का क्या लग रहा है, दाब, वायु का दाब लग रहा है। अब जब वायु गर्म होगी तो फैल दे, ऊपर उठ जाएगी, वायु जब ऊपर उठ जाएगी तो प्रेशर लो हो गया, सिंपल सी बात है। स्थल तेजी से गर्म होता है, तेजी से गर्म होता है। स्थल जब तेजी से गर्म होगा तो स्थल तेजी से गर्म होगा तो यहाँ की वायु गर्म होगी। वायु जब तेज गर्म होगी तो वायु के तेज गर्म होने की स्थिति में, इस वायु के तेज गर्म होने की स्थिति में यहां पर प्रेशर लो बन जाएगा, जबकि इसके कंपैरिजन में, इसकी तुलना में यहां प्रेशर हाई रहेगा, क्योंकि ये तो गर्म हो गया 9 बजे तक,
लेकिन भाई ये गर्म नहीं हुआ है, इसमें तो पूरे दिन में गर्म होगा, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स या जो कण है उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा ना, ऊपर का गर्म होगा तब नीचे का गर्म होगा, हीट ट्रांसफर करेगा। लेकिन ये तो गर्म पूरे दिन इसलिए होगा क्योंकि ऊपर का गर्म होगा, पानी नीचे चला जाएगा, नीचे के ऊपर आ जाएगा, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, है कि नहीं। तो इसमें तो गर्म होने में पूरा दिन लगेगा। पानी धीरे धीरे गर्म होता है, स्थल तेजी से गर्म होता है। स्थल तेजी से गर्म होगा, वायु गर्म होकर ऊपर फैलेगी, लो प्रेशर बनेगा, यहाँ हाई प्रेशर, विंड चलेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और सागर की ओर से दिन के समय में सागर की ओर से चलकर जो पवनें आती हैं उन पवनों को हम सागर समीर कहते हैं। इसके अपोजिट ये रात को तेज ठंडा हो जाएगा, तेजी से ठंडा होगा सूरज छिपते के साथ में। और ये अब रात भर पूरे दिन गर्म हुआ है, तो पूरे दिन गर्म हुआ है तो भाई ये तो पूरी रात ठंडा होगा। अब पूरी रात गर्म रहेगा, धीरे 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 ठंडा होगा, सुबह होगा जब जाके कहीं ठंडा होगा। अब चूंकि ये तो गर्म हो गया पूरे दिन में, अब ठंडा तो तेजी से होगा नहीं, ठंडा होने में भी टाइम लगाएगा। तो यहां पर रात्रि के समय में हाई प्रेशर हो जाएगा, यहां पर लो प्रेशर। अब रात को समय पवनें चलेंगी स्थल से सागर, तो रात्रि के समय इनको कह देंगे स्थल समीर। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो तटीय भाग होते हैं, तटीय भाग जो होता है, उन तटीय भागों में तापमान, उन तटीय भागों के अंदर स्थल समीर के सागर समीर के प्रभाव से पूरे साल भर जलवायु लगभग एक समान बनी रहती है, जो कि सागर समीर और स्थल समीर के कारण होता है। जबकि जो आंतरिक भाग होते हैं, जो समुद्र से बहुत दूर होते हैं, जैसे हमारा बिहार है, जैसे राजस्थान है, यूपी है, हिमाचल है, ये तमाम जो इलाका, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये जो आंतरिक हिस्से हैं जो समुद्र से दूर हैं, समुद्र से दूर के इलाकों में तापमान जो है या जो मौसम है उसकी एक्सट्रीम कंडीशंस मिलती हैं। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब होता है चरम दशाएं, अर्थात गर्मी में गर्मी बहुत मिलती है, ठंडी में ठंडी बहुत होता है। और जब किसी क्षेत्र में गर्मी ज्यादा हो, ठंडी में ठंडी ज्यादा हो, तो इसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। तो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में महाद्वीपीय जलवायु मिलती है, जबकि तटीय भागों के अंदर एक समान पूरे साल जलवायु पाई जाती है। इसको हम कहते हैं सम जलवायु या मॉडरेट क्लाइमेट बोलते हैं। तो ये चीज प्रभाव पड़ेगी कि आप समुद्र से कितनी दूरी पर हैं। समुद्र के नजदीक इलाकों में मॉडरेट या सम जलवायु, समुद्र से दूर आंतरिक भागों के अंदर कॉन्टिनेंटल या महाद्वीपीय जलवायु का विकास होता है। ये मैंने यहां पर पूरा लिख दिया है। यहां पर अगला एक और कारक है भाई, अगला एक और कारक है, और ये आपका आता है उच्चावच, रिलीफ आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिलीफ। यहां तक हम आज बात कर लेंगे, बाकी ये फैक्टर्स के ऊपर अपन कल बात करेंगे, ठीक है ना। ये फैक्टर पर अपन कल बात करेंगे, इन वाले पर, बाकी इनके ऊपर। तो इसमें आप देखो क्या है, उच्चावच। अब आप एक बात को, मैं आपको एक बात समझाता हूं, बड़ी प्यारी सी जानकारी है कि जैसे मान लो कि ये कोई पर्वत है, ठीक है। 3 प्रकार से रेनफॉल होती है। रेनफॉल के 3 प्रकार हैं, वर्षा के 3 प्रकार है। वर्षा के 3 प्रकार। एक वर्षा जो दुनिया में सबसे अधिक होती है पर्वतीय वर्षा। एक वर्षा जो होती है जिसको कहते हैं संवहनीय वर्षा, विषुवत रेखा के आसपास, और एक होती है साइक्लोनिक, चक्रवातीय वर्षा। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, भारत में जो सबसे अधिक होती है वो कौन सी होती है? पर्वतीय वर्षा होती है, माउंटेनियस रेनफॉल होती है, ठीक है ना। इस पर अगर बात करोगे तो पर्वतीय जो वर्षा होती है ना, माउंटेनियस रेनफॉल, मेरे भाई माउंटेनियस रेनफॉल की बात करोगे ना, तो ये सागर है, सागर की तरफ से पवने चल करके आई, पवने चल करके आई, पवने चल करके आई, और पवने चल करके आई, और पवने जैसे पर्वत के सहारे ऊपर चढ़ी, ऐसे घूमी। पवनों का इस पर्वत के सहारे चढ़ना और इस तरीके से घूमना, ऐसे जो घूमती हैं तो ऐसे इसको बोलते हैं ओवर टर्निंग, ओवर टर्निंग। और यहां पर क्यूमुलस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, क्यूमुलस बादल यहां पर बनेंगे, और यहां पर क्या करेंगे? रेनफॉल करेंगे, तेज बारिश करेंगे, तेज बारिश करेंगे। लेकिन जब ये पर्वत को पार करके इस तरफ आई तो यहां पर जो है स्तरीय बादल बनते हैं, और बहुत सारी बारिश ये नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें नमी जो अधिकांश है वो इसी तरफ आपकी खाली हो जाती है। इस तरफ बारिश बहुत कम होती है और पर्वत के सारे पवने उतरती हैं, और ये क्षेत्र है ना, ये कहलाता है वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शैडो एरिया। पर्वत के जिस तरफ से नमी वाली पवने आती हैं उस साइड बारिश अधिक होती है, बारिश अधिक होती है, और दूसरी साइड जिस तरफ
पवनें जा रही हैं पार करके, इस तरफ वर्षा क्या होती है, कम होती है। इसको हम कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। इस प्रकार से भारत में देखोगे तो आपका जो महाराष्ट्र का विदर्भ पड़ता है, पुणे पड़ता है, आपको पता है पुणे में बारिश केवल 60 सेंटीमीटर ही होती है, और महाबलेश्वर जो पश्चिम में पड़ता है इसमें वर्षा 600 सेंटीमीटर होती है। पुणे अंदर है और महाबलेश्वर इधर पश्चिम में पड़ता है। तो उच्चावचों का प्रभाव पड़ता है। कल हम उच्चावच राजस्थान के संदर्भ में और पश्चिमी घाट के संदर्भ में इस डायग्राम को समझाएंगे आपको, ठीक है ना। इस डायग्राम में समझाएंगे, तगड़ा वाला डायग्राम है। यहाँ तक के मैं नोट्स अपलोड करवा देता हूँ, और वो पीडीएफ जो है ना, वो पीडीएफ पूरी आपको दे देंगे। इसमें बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम्स हैं इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट है ना, देखो सारा कॉन्सेप्ट है पूरा। तगड़े डायग्राम्स बना रखे मेरे भाई, तगड़े डायग्राम्स बना के रखे हैं, ठीक है ना। सिलेबस बिल्कुल टाइम पे करवाऊंगा, कोई फालतू टाइम खराब नहीं, एक दिन आपका टाइम खराब फालतू नहीं होगा, ठीक है ना। और मैं 169 पेज की एक पीडीएफ अपलोड करवाता हूँ, अगर कुछ कम लगे तो उसमें अपडेट कर लेना, ठीक है ना, उसके अंदर लिख लेना, ठीक है। थैंक यू भाई। आज तो पता ही नहीं चला सेशन कब निकल गया, मैं भी देख रहा हूँ, अरे यार 1 घंटा हो गया, 50 मिनट हो गए मतलब लगभग हमें क्लास लेते हुए। चलो कल पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू।